जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के सामने है 7 जुलाई। उसी को देखते हुए आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक अध्ययन के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आए हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं। जितने भी बच्चे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो 7 जुलाई को एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं, तो संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी हम इन महत्वपूर्ण सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के क्वेश्चनों को यहाँ पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? कर का मतलब है टैक्स। तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो कौन सा काल था वो? तो वो था दोस्तों गुप्त काल। याद रखेंगे, गुप्त काल में जो है कर को बहुत महत्व दिया गया था। याद रखेंगे, प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, जो गुप्त काल है वो प्राचीन भारत में स्वर्ण युग या स्वर्ण काल नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। कई बार क्वेश्चन बदल के पूछ लेता है कि स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किस किस राजवंश या किस वंश को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो गुप्त राजवंश था यानी गुप्त काल था, जिसे स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसमें कर को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, इस काल में दोस्तों, इस काल में राज्य की जो आय होती थी उसका जो प्रमुख स्रोत होता था ना, वो क्या होता था? वो कर होता था। ठीक है, गुप्त काल में। तो याद रखेंगे, गुप्त काल में कर को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, जिसे स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? तो इसको परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर तो घूमती घूमती है, साथ में वो अपने अक्ष के भी चक्कर लगाती है। ठीक है, अपने अक्ष के भी चक्कर लगाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, याद रखेंगे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है उसे घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं और क्वेश्चनों में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? परिक्रमण बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर सभी बैठना? ठीक है, तो किस है? निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर सभी बैठना? तो किसमें है? उपनिषद। ठीक है, याद रखेंगे, उपनिषद। याद रखेंगे, उपनिषद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपधन निषद। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? उप का मतलब होता है समीप तथा निषद का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, समीप बैठना। तो उपनिषद का मतलब होता है जो है गुरु के पास जाकर बैठना। ठीक, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, उपनिषदों की रचना जो है वो दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी। उपनिषद की अगर आपसे संख्या पूछ ले, उपनिषद की अगर आपसे संख्या पूछ ले तो टोटल संख्या कितनी है उपनिषदों की? तो वो है 108। इसको भी याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों की संख्या अगर पूछ ले तो 108 है। याद रखेंगे इस चीज़ को भी आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत में मुंडा जनजाति होती है एक, किस क्षेत्र में निवास करती है? भारत में जो मुंडा जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? तो याद रखेंगे, किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये करती है छोटा नागपुर में। ठीक है, छोटा नागपुर में निवास करती है। बहुत से बच्चे नागपुर सोचकर कुछ और निशान लगा देते हैं, पर नागपुर, छोटा नागपुर है कहाँ पर ये भी आप लोग जान लीजिए। तो ये कहाँ है दोस्तों? झारखंड राज्य में है। कहाँ है?
झारखंड राज्य में छोटा नागपुर है, जहाँ पर मुंडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, याद रखेंगे, मुंडा जनजाति निवास करती है। छोटा नागपुर एक पठार है जहाँ पर मुंडा जनजाति निवास करती है। मुंडा जनजाति जो है वो ऑस्ट्रो एशियन परिवार से भी संबंध रखती है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑस्ट्रो एवं एशियन परिवार से भी संबंध रखती है। ठीक, याद रखेंगे। तो छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति निवास करती है, इसको आप लोग याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध। ठीक है, याद रखेंगे। तो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? इन चारों ऑप्शनों में चलिए देख लेते हैं किससे है। तो याद रखेंगे, किससे है? जीवन के अधिकार से। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, किससे है? जीवन के अधिकार से या जीवन जीने के अधिकार से है अनुच्छेद 21 का संबंध। ठीक, भाग पूछ लिया जाए किस भाग में है, तो भाग 3 में है। ठीक, याद रखेंगे, भाग पूछ ले तो भाग 3 में है। ठीक, इसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, याद रखेंगे, इसके अंतर्गत नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक, जीवन के अधिकार या जीने का अधिकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो वो कौन से गुरु थे सिखों के जिन्होंने खालसा की स्थापना की? तो याद रखेंगे, खालसा की जो स्थापना की थी वो किसने की? सिखों के 10वें गुरु। तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखेंगे, सिखों के जो 10वें गुरु थे, कौन से गुरु थे ये? कौन से नंबर के? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी या खालसा की स्थापना की थी। याद रखेंगे। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु नानक ने। ठीक, याद रखेंगे। सिख धर्म की पूछ ले, सिख धर्म की पूछ ले तो वो की थी गुरु नानक ने। किसने की थी? गुरु नानक ने। ठीक, याद रखेंगे, गुरु नानक ने की थी। और खालसा की स्थापना किसने की थी? वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक, याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु नानक ने, जो कि उनके पहले गुरु थे सिखों के, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो याद रखेंगे, किसने बढ़ाया था? मुगल बादशाह अकबर ने। ठीक, याद रखेंगे, किसने? अकबर ने विश्व शांति का विचार बढ़ाया था। विश्व शांति का विचार आखिर होता क्या है? तो इसको भी मैं समझा देता हूँ, विश्व शांति का विचार क्या होता है। इसके लिए अकबर ने एक विशेष प्रयास किया था। सभी धर्मों को उसने क्या किया? मिलाकर एक नए धर्म क्या बनाया? सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया, दीन ए इलाही। ठीक, दीन ए इलाही, एक नए धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ठीक, याद रखेंगे, वो विश्व शांति के लिए उसने। ठीक, याद रखेंगे। तो किसने की? अकबर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे, किसने किया था? तो कित्तूर के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे, रानी चेन्नम्मा ने। ठीक, याद रखेंगे, किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ये आंदोलन किया था। क्यों? 1824 में ये आंदोलन किया था। ठीक है, ये एक सैन्य विद्रोह था। ठीक, ये एक सैन्य विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। ठीक, याद रखेंगे। तो किसने नेतृत्व किया था? रानी चेन्नम्मा ने। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। क्या होता है वो? जो किसी भी
स्थान, लोग, वस्तुएं व प्राकृतिक जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसे कहते हैं पर्यावरण। ठीक, याद रखेंगे क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के ही अंदर स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल ये सभी आ जाते हैं। ठीक, तो पर्यावरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पिंड जिसमें अपनी उसका वह प्रकाश ना हो लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उसका अपना। ठीक है, पिंड जिसमें अपना प्रकाश ना हो, यानी कि उनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, पर सूर्य का प्रकाश लगने से वो चमकते हैं। ठीक, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रह। ठीक, ग्रह जो हैं वे खगोलीय पिंड होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ग्रह जो होते हैं वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक, अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, परंतु लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण वो चमकते हैं। ठीक, सूर्य के प्रकाश के कारण वो चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक, याद रखेंगे, सूर्य एक तारा है, पर हमारा आंसर जो क्वेश्चन पूछा है वो है ग्रह। ठीक, ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, पर वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है, यानी कि बहुत अच्छा माना गया है? ठीक, वायुयान जहाँ पे उड़ती हैं, हवाई जहाज जहाँ उड़ती है, वो कौन सा मंडल है जहाँ हवाई जहाज बहुत अच्छे तरीके से उड़ सकती है, सुरक्षित उड़ सकती है? तो कौन सा मंडल है वो? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो होता है समताप मंडल। ठीक, कौन सा मंडल होता है? वो होता है समताप मंडल। वो किस लिए होता है? वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जो है वायुमंडल समताप मंडल होता है, क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है? समान तापमान होता है। वहाँ पे क्या होता है? समान तापमान होता है, और जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार जैसे पानी होता है, आंधी होता है, तूफान होता है, ठीक, वो सब जो है इस मंडल में नहीं होती है। ठीक, इस परत में मतलब ये सारी घटनाएं नहीं होती हैं और बहुत सुरक्षित परत होती है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, आदर्श माना गया है। तो समताप मंडल बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, अवसादी सेल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? अवसादी सेल कहा जाता है। याद रखेंगे, कौन सा सेल? अवसादी सेल कहा जाता है। सभी लोग अच्छे से इसको याद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी लाभ उठाती हैं, वह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कहलाते हैं वो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, याद रखेंगे, क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चय समय नहीं होता है, इसलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते? ठीक, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियां गिरने का निश्चय समय नहीं होता है, इसीलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो वो कौन से होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, उष्ण, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, वो कौन सी है? चलिए जान लेते हैं उसके बारे में, कि भारत की जो सर्वोच्च कानून संस्था है दोस्तों, वो होती है संसद। ठीक, याद रखेंगे, अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। भारत की जो सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है वो होती है
संसद होती है। ठीक, याद रखेंगे। संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। इसे पता क्या होता है, केंद्रीय व्यवस्थी भी कहा जाता है। संसद का गठन जो है, गठन भी जान लीजिए, संसद का जो गठन होता है वो क्या क्या मिलके होता है, तो लोकसभा, क्या क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक, संसद का निर्माण होता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो भारत की सर्वोच्च कानून व्यवस्था या संस्था कौन सी है, वो है संसद। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक, याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह का धर्म अपना सकते हैं या कभी भी छोड़ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक, याद रखेंगे, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो धर्मनिरपेक्षता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी भी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है पर अभी नहीं किया जा रहा है। ठीक, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा संभावित संसाधन। ठीक, संभावित संसाधन यानी का मतलब, संभावित संसाधन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भविष्य में, फ्यूचर में इसका उपयोग किया जा सकता है पर अभी नहीं किया जा रहा है, पर फ्यूचर में किया जा सकता है। ठीक, याद रखेंगे, मतलब उसकी संभावना है कि आगे यूज़ किया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। जो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है वो किसका किसका मिश्रण है, तो याद रखेंगे किसका किसका मिश्रण है वो, तो याद रखेंगे वो फारसी एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण है। ठीक, याद रखेंगे, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण। ठीक, याद रखें किसका, फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर क्या है, भारत की मानक देशांतर क्या है, तो वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री का मतलब क्या है, 82 डिग्री 30। ठीक, पूर्व देशांतर। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक, क्या होगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ये देशांतर रेखा जो है वह इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरती है। ठीक, इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरती है। कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से, जहाँ से हमारा समय मानक रेखा लिया गया है। ठीक है, जो हमारा टाइम लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, ये रेखा वहाँ से गुजरती है। ठीक, एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार हो सकता है पूछ ले, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है, तो पहले नंबर पे आपका आता है, नोट डाउन करेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक, कौन सा, उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश। ठीक, याद करेंगे, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा। ठीक, फिर आता है, इसे आप लोग लिखते रहेंगे, उड़ीसा, फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। ये 5 जो राज्य हैं जहाँ सर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। ठीक, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत सरल तरीके से और अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों, आपके एक ही क्वेश्चन में आपको 5-5 आंसर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं। ठीक, याद रखेंगे, मैं सारे फैक्ट आप लोगों को, सारे पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से मन लगा के, दिल लगा के, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सारे क्वेश्चन ये। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक, याद रखना, भारत का राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल चुके हैं। पहला,
कौन नियुक्ति करता है? वो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है भारतीय संविधान के? तो 155। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको नोट करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जो 80% से अधिक जनसंख्या वो निवास करती कहाँ पर करती है? चलिए उसके बारे में भी जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो निवास करती है विश्व की 80% जनसंख्या, वो करती है एशिया व अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ करती है? एशिया और अफ्रीका में। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, खाली एशिया में दोस्तों, एशिया में सिर्फ 60% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। ठीक है, 60% जनसंख्या जो है वो खाली एशिया में ही निवास करती है। वह अफ्रीका और एशिया का मिला लिया जाए तो 80% से अधिक जनसंख्या जो है निवास करती है, वो है 80% से अधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है एशिया व अफ्रीका में। ठीक है, याद रखेंगे एशिया व अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर होगा रूढ़ि चिन्ह द्वारा। ठीक है, किस द्वारा? रूढ़ि चिन्ह द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा? रूढ़ि चिन्ह द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सूफी संतों के, क्या कहता है? सूफी, क्या कहता है? सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूफी संतों के मकबरों को? ये कहा जाता है दोस्तों दरगाह। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह। ठीक है, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखेंगे जिसका सबसे ज़्यादा भाग जो है वो उड़ीसा में है। ठीक, याद रखेंगे कलिंग का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो उड़ीसा में है। याद रखेंगे, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत होता है। इसका मतलब कहीं कहीं छुआछूत भी लिख के आता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता या छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 17। याद रखेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 से इसका संबंध है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? किस वर्ष लड़ा गया? तो जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों वो कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कौन से वर्ष में? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया ये युद्ध? ये लड़ा गया नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। याद रखेंगे किसके बीच? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम बंगाल का गवर्नर था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखेंगे 1764 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया ये लड़ा गया नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। ये तीनों की संयुक्त सेना थी जो तीनों मिलकर लड़ रहे थे किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक, याद रखेंगे कौन कौन, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेना जो है वह अंग्रेजों से लड़ रही थी। फिर भी अंग्रेजों की सेना इन तीनों से जीत गई। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक, कब लड़ा गया? 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान और
गौरी के बीच लड़ा गया, मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक, याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान इसमें इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहला हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर। वर्ष की बात कर ली जाए तो 1953 आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, 1953 में हुआ था। ठीक, भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हों, मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना ना जाइए, और हाँ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।